हैलोजन। पीछे हमने HCl और क्लोरीन को पढ़ा था। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। ये तो क्लियर। HOF. HOF is known as fluoric 1 acid, or you can say that hypofluorous acid. The other halogen form several oxo acids, यानी जो दूसरे हैलोजन हैं इसके अलावा, फ्लोरीन के अलावा बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स बना सकते हैं। फ्लोरीन केवल एक ही बनाता है, उसका कारण है इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉलर साइज। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन प्योर स्टेट, है ना, यानी ये प्योर स्टेट में नॉर्मली तो नहीं है, हम उनको निकाल पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। दे आर स्टेबल ओनली इन aqueous solution or in the form of their salts. So in table 7.10, their structures and some of the oxo acids of the halogen are given. That is hypohalous acid, HOF, HOCl, HOBr, HOI. Is it visible to all? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आसानी से दिख रहा है? ठीक है। ये क्या है? हैलिक 1 एसिड है। ठीक है। हैलिक 1 एसिड का मतलब कि जहाँ पे 1 इसका क्या रहेगा, वैलेंसी को शो करता रहेगा। ऐसे जो भी एसिड होंगे उनको हम हाइपोहैलस एसिड कहते हैं। जैसे HOF हाइपोफ्लोरस एसिड, HOCl hypochlorous acid, HOBr hypobromous acid, HOI hypoiodous acid. Is it clear? अब हैलिक 3 एसिड की बात करते हैं। हैलिक 3 एसिड को हैलस एसिड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हैलस एसिड। फ्लोरीन केवल इसको बनाता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बनाता है। ये क्लियर है? कोई भी दूसरा एसिड ये नहीं बनाएगा। लेकिन क्लोरीन क्लोरस एसिड भी बना सकता है। ठीक है। क्लोरीन क्लोरस एसिड भी बना सकता है। ये क्लियर है? ब्रोमीन और आयोडीन इसको नहीं बनाते। यानी जो हैलस एसिड है, हैलिक 3 फॉर्म में है, वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? एक तरह से क्लोरीन की प्रॉपर्टी, यानी क्लोरीन इसको बना सकता है। समझ में आ रहा? कहीं कोई दिक्कत होगी तो तुरंत वहीं पूछ लेना फिर से। ठीक है। अब हम बात करते हैं हैलिक 5 एसिड की। ठीक है। नॉर्मली इसको हैलिक एसिड कहा जाता है। नॉर्मली इस स्टेज को क्या कहते हैं? हैलिक एसिड। जैसे HOCl O2, ठीक है, इसको कहते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलेंगे? क्लोरिक एसिड। HOBr O2, इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमिक एसिड। यानी जब ब्रोमिक एसिड जिसको पूछा जाता है ना कि ब्रोमिक एसिड कौन सा है, वो है HOBr O2। एंड HOiO2, तो वो कौन है? आयोडिक एसिड। नेक्स्ट वन इज हैलिक 7 एसिड, दैट इज परहैलिक एसिड। परहैलिक एसिड, इज इट क्लियर? तो परहैलिक एसिड क्लोरीन इसको भी बनाता है, HOClO3, दैट इज परक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन भी इसे बना सकता है, HOBrO3, दैट इज पर ब्रोमिक एसिड। एंड आयोडीन भी इसे आयोडीन इसको बना सकता है, दैट इज HOiO3, पर आयोडिक एसिड। ठीक है। हाइपोक्लोरस एसिड, ऑक्सीजन बीच में है, इधर हाइड्रोजन है और इधर क्लोरीन है। दिस इज व्हाट हाइपोक्लोरस एसिड। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, HClO2 है। अब यहाँ पे H और O इस टर्मिनल पे ही बीच में क्लोरीन है और इस तरफ
ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन हो गए, बीच में एक क्लोरीन हो गया और टर्मिनली हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। वैलेंसी ये कंप्लीट हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है। इसी तरह से क्लोरिक एसिड की बात करें तो क्लोरिक एसिड में 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ बीच पे है, एक क्या बोलते हैं ऑक्सीजन इधर, दूसरा ऑक्सीजन इधर और तीसरा ऑक्सीजन इधर। अच्छा, ये 5 एसिड लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो उसका फॉर्मूला है HOClO2, समझ रहे हैं, इसका ये फॉर्मूला है। दिख रहा है बेटा अच्छे से, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है। अब देखिए इसमें इस फॉर्मूले में क्या लिखा है बीच में 5, यानी उसकी क्या बोलते हैं वैलेंसी की बात हो रही है। उस एसिड में जो क्लोरीन होगा उसकी हम बात करेंगे, क्लोरीन की वैलेंसी। अब ये 5 कैसे आ रहा है, स्ट्रक्चर से समझा देता हूं मैं आपको, तो इजी थोड़ा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। कितने ऑक्सीजन से? 3 ऑक्सीजन से। इधर कितना बॉन्ड है? 1। इधर कितना बॉन्ड है? 2। इधर कितना बॉन्ड है? 2। अच्छा, टोटल बॉन्ड काउंट करोगे क्या? तो टोटल बॉन्ड जब आप काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा कि ये टोटल क्लोरीन 5 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि जब ये सब सेपरेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड इधर है, तो कितने बॉन्ड्स के साथ जुड़ा हुआ है? 3। इसीलिए हेलस एसिड में देखो ऊपर यहाँ पे लिखा है 3, है ना, सॉरी, जो हेलिक 3 एसिड लिखा है हेलस एसिड वाला, उसको देखो आप, दिख पा रहा है ऊपर? सो दिस इज व्हाट वैलेंसी, जो कि हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उसको, इसमें हेलिक 7 दिया है। चलिए इसको भी समझते हैं, ये स्ट्रक्चर इसके लिए है, प्री हेलिक के लिए। यानी क्लोरीन 7 डिफरेंट ऑर्बिटल्स के साथ 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे या अपने ही जैसे किसी एटम से जुड़ा होगा, तब तो उसकी वैलेंसी 7 हुई होगी। अब ये देखिए 2 बॉन्ड यहाँ, 2 बॉन्ड यहाँ और 2 बॉन्ड यहाँ, टोटल कितने हो गए? ये यही मिला के हो गए 6 और 1 यहाँ पे, यानी क्लोरीन डायरेक्टली 7 बॉन्ड्स की पेयरिंग कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसकी वैलेंसी यहाँ क्या शो हो रही है, और वो है 7। तो एसिड में HOF है, ये दिख रहा है, हाइपोफ्लोरस एसिड। अगर इसको ड्रॉ करना हो तो ये क्या होगा? O, इधर क्या हो जाएगा? H, और इधर क्या हो जाएगा? F। तो F कितने बॉन्ड के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ? 1। सिर्फ इसी वाली कंडीशन में ये जुड़ सकता है, इसके अलावा किसी कंडीशन में जुड़ ही नहीं सकता। ना 3 हो सकता है, ना 5 हो सकता है, ना 7 हो सकता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ेगा भाई? जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते ही जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो इसको क्या गरज पड़ गई है? अब ये क्यों डिस्टर्ब ही होगा, है ना। अगर इससे स्ट्रांग होता ऑक्सीजन तब तो जुड़ता। तो क्लोरीन के केस में क्या है कि इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये हर स्टेज में लगभग अपने आप को जोड़ता है। और साइज जो होती है ना क्लोरीन की, वो एकदम कॉम्पैटिबल होती है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए बहुत आसानी से ये अदर कंपाउंड्स को बनाता है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, व्हेन 2 different halogen react with each other, interhalogen compounds are formed, है ना। और ये नॉर्मली जो इंटरहैलोजन है, इनका जनरल कॉम्पोजिशन कैसा हो सकता है कि ये XX जुड़े, मतलब कि दोनों बराबर बराबर जुड़े, या X3 के फॉर्म में जुड़े, या XX5 के फॉर्म में जुड़े, या XX7 के फॉर्म में जुड़े। तो यहाँ भी आपने क्या देखा? आपने अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो बहुत
आसानी से आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ भी इसकी वैलेंसी 1 शो कर रही है, यहाँ पे वैलेंसी 3 है, यहाँ पे वैलेंसी क्या 5 है, और यहाँ पे वैलेंसी 7 है। यानी हैलोजन की कॉमन प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, वैलेंसी 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। एग्जैक्टली जो पीछे आपने नेचर देखा उसी के जैसे ही तो नेचर है। चलो बेटा आ गए। वेयर एक्स इज द हैलोजन, ठीक है। वेयर, अब यहाँ पे 2 एक्स है ना, तो इसमें जो पहला एक्स है वो लार्जर इन साइज है, एंड दूसरा वाला एक्स क्या होगा, थोड़ा स्मॉलर साइज का होगा, ठीक है। एंड एक एक्स जो इसमें से होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एक्स इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन द सेकेंड एक्स। क्लियर हो रहा है। एज द रेशियो बिटवीन रेडियाई ऑफ एक्स एंड एक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे एक्स और एक्स के बीच का रेडियस का रेशियो बढ़ेगा, इन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, अब इनका रेडियस है, अगर इनके बीच का रेशियो इंक्रीज होता है तो उसी के साथ साथ क्या होगा, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑल्सो इंक्रीज। आयोडीन फ्लोराइड, अब आयोडीन फ्लोराइड, इज इट क्लियर? सो iodine fluoride should have maximum number of atoms. Radii between iodine and fluorine should be maximum. अच्छा, ये मतलब समझ में आया कि नहीं आपको? नहीं, मतलब लाइन तो समझ में आ गया पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब है कि फ्लोरीन बहुत ही छोटी साइज का है ना। अगर आपको मैं ऊपर से नीचे लिख दूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो फ्लोरीन यहाँ ऊपर है, सबसे छोटा है, पर यहाँ नीचे जो है आयोडीन सबसे बड़ा है। सबसे छोटा साइज और सबसे बड़े साइज के बीच में डिफरेंस भी तो सबसे ज्यादा होगा। दोनों के रेडियस में क्या होगा, डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में एटम्स के नंबर भी बहुत ज्यादा हो। अब समझ में आ रहा है ना? तो 10 iodine 7 fluoride should have maximum number of atoms, as the ratio of radii between I and F should be met. That is why its formula is IF7, है ना? फॉर्मूला है IF7। अब हैलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करें, प्रिपरेशन। The interhalogen compounds can be prepared by the direct combination or by the action of halogen on lower interhalogen compounds. The product form depends on some specific conditions. For example, condition होगी कि क्लोरीन और फ्लोरीन कब जुड़ेंगे, जब इक्वल वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर कितना होगा 437 केल्विन। यानी अगर ये कंडीशन है तब तो ये क्या बनेगा 2ClF, यानी इक्वल अमाउंट में जुड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि केवल यही एक कंडीशन है जिसमें क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे इनके बीच का रेशियो गड़बड़ हो जाएगा अगर किसी दूसरे कंडीशन में जुड़ता है। जैसे दूसरा जो कंडीशन है वो है कि Cl2 बट 3F2। अब F ज्यादा हो रहा है यानी एक्सेस अमाउंट में, साफ साफ लिखा भी है यहाँ पे, फ्लोरीन क्या है एक्सेस, और इसी के साथ हमें इस रिएक्शन का टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा 573 केल्विन। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे 573 केल्विन कर देंगे तब ये क्या हो जाएगा 2ClF3, 2ClF3। ये क्लियर है? यानी दो रिएक्शन हुए क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में, बट दोनों में टर्म एंड कंडीशन चेंज होते ही हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उसमें चेंज आ जाएगा। आयोडीन और क्लोरीन इक्वल अमाउंट में जोड़ते हैं तो ICl बनेंगे, लेकिन अगर आयोडीन और क्लोरीन में अमाउंट चेंज हो जा रहा है, यानी अब की बार क्लोरीन
ज्यादा अमाउंट में हम रखते हैं, ये हो जाएगा ICl3। इसी तरह से ब्रोमीन और 3F2 डाइल्यूटेड विद वाटर, अगर हम इसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो है BrF3। लेकिन अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन तो नॉर्मल लें, लेकिन अब की बार फ्लोरीन एक्सेस अमाउंट में ले लें, फ्लोरीन को क्या करें, एक्सेस अमाउंट में ले लें, तो ये हो जाएगा BrF5। आर गिवन इन टेबल 7.11। ठीक है, अगर वो किस टाइप का है, X1, ठीक है, यानी जैसे इक्वल इक्वल अमाउंट में जोड़ते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है साथ में, जैसे फॉर्मूले की बात करें, अगर ये ClF है केवल, ये एक कलरलेस गैस होने वाली है, ये क्या होगी, एक कलरलेस गैस होगी। अगर ये BrF है तो ये पेल ब्राउन गैस, ठीक है, F अगर हो तो ये कह रहा है कि इसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी पता करने के लिए। नॉर्मल कंडीशन में इसको हम पता नहीं लगा पाएंगे, है ना। BrCl की बात करें तो ये गैसियस फॉर्म में होगा। ICl की बात करें तो अगर ये अल्फा फॉर्म बन रहा है, अब देखिए यहाँ भी आपको समझना होगा, अगर रूबी रेड है तो रूबी रेड सॉलिड अगर बन रहा है तो वो इसका मतलब कि वो अल्फा ICl है, और अगर ब्राउनिश रेड बन रहा है सॉलिड तो वो बीटा फॉर्म है। यानी बनने के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से भी इसकी प्रॉपर्टीज को हम पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसा कंपोनेंट है। दूसरा, अगर ये XX3 टाइप का हुआ तो इसमें तो ये कलरलेस गैस होगा और इसका शेप बेंट टी का होगा, जैसे कोई टी को बेंट कर दिया जाए वैसा होगा। अब BrF3 होगा तो ये येलो ग्रीन लिक्विड होगा, कैसा होगा, येलो ग्रीन लिक्विड, और इसका भी शेप कैसा होगा, बेंट टी शेप होगा। ओके, IF3 होगा तो ये येलो पाउडर के फॉर्म में हमको मिलेगा, और कह रहे हैं कि बेंट टी शेप्ड हो सकता है, बट अभी भी क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि अभी भी इसके कुछ कंडीशंस होंगे, और साथ ही साथ कंडीशन के साथ ही साथ अभी भी इसकी केमिस्ट्री को ठीक से लिखना बाकी होगा, एक्सपेरिमेंट का मैटर है ये। ठीक है, ICl3 ऑरेंज सॉलिड के फॉर्म में हमको मिलेगा और ये बेंट टी होगा, या इसकी अभी एग्जैक्ट केमिस्ट्री को स्टेब्लिश करेंगे। X5 की बात करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में IF5 जो हो, F5 में अगर इसके आप प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस गैस होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है, बट सॉलिड बिलो 77 केल्विन। अगर 77 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर है तो वो सॉलिड होगा, बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, कलरलेस गैस होगा। इसके शेप की बात करें तो ये स्क्वायर पिरामिड के फॉर्म में होगा, यानी स्क्वायर पिरामिडल होगा। BrF5 कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा और ये भी स्क्वायर पिरामिडल फॉर्म में होगा। ClF5 कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में होगा और ये भी स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब XS7 की बात करें, जिसमें एक कंपाउंड बहुत ही वेल नोन है, वो है IF7, कलरलेस गैस होगा और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। पढ़ते हैं, these are covalent molecules and diamagnetic in nature. They are volatile solids or liquids at 298 Kelvin, है ना, यानी 298 केल्विन पे दे नॉर्मली क्या होते हैं, दे आर लिक्विड या सॉलिड, लेकिन कैसे, सॉलिड और लिक्विड एट 298 केल्विन एक्सेप्ट ClF which is a gas, ये ऑलरेडी क्या है, गैस। Their physical properties are intermediate between those constituent halogens except their melting and boiling point, which are little higher than the expected. Their chemical reactions can be compared with the individual halogens. In general, interhalogen compounds are more reactive
than halogen except fluorine. ठीक है? This is because the bond formed between X and X in interhalogen compounds is weaker than the X and X. है ना, यानी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तुरंत ये टूट के बाहर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्लोरीन फ्लोरीन की बात करें, व्हाट फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड जो होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। ऑल दीज undergo hydrolysis giving halide ion derived from the smaller halogen and hypohalite, halite, halate and perhalate anion derived from the larger halogen. Examples are here. So you can see the example. X dash with H2O, it gives HX dash, जबकि दूसरा है क्या, HOX. Their molecular structures are very interesting. इसकी बात हो रही है interhalogens की. Can be explained on the basis of Vesper theory. The XX3 compounds have the bent T shape. XX5 compounds are square pyramidal, जबकि IF7 की बात करें तो pentagonal bipyramidal structure होता है. Discuss the molecular shape of BRF3 on the basis of Vesper theory. है ना, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इसका फुल फॉर्म the central atom, that is what, bromine here. ठीक, ब्रोमीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाले में, भी हेलोजन में उतना ही होते हैं, इसमें कैसे अलग हो जाएंगे, इसमें भी कितने रहेंगे, 7। अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए तो ये थोड़ा स्टेबल होंगे। अब VSEPR थियरी का यूज इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हम करते हैं, समझिए कैसे। द सेंट्रल एटम Br हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 of these will form electron pair bond with 3 fluoride atoms leaving behind 4 electrons. ये क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन के साथ जोड़ेंगे, 1 2 3, यानी 7 में से 3 तो यहाँ यूज हो गए, 7 में से 3 यहाँ हो गए, बचे कितने, 4। तो 4 क्या करेंगे, लोन पेयर बनाएंगे, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, तो 4 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए, 7। समझ में थियरी कैसी है, रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर इज मैक्सिमम, इसीलिए ये एक दूसरे से बड़े दूर है ना, ये छोटा है मतलब पीछे की ओर है, इससे एकदम बहुत दूर, जितनी दूर जा सकता है जहाँ पे कि इनके रिपल्सन का इफेक्ट लगभग 0 हो जाए। Thus, the 3 bond pairs and 2 lone pairs are formed, है ना। According to VSEPR theory, these will occupy the corner of trigonal bipyramidal, है ना। तो ये इस तरह से कुछ बनेंगे कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बने, है ना। 2 तरह के पिरामिड, एक नीचे की तरफ पिरामिड बनेगा और एक ऊपर की, तो बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। ये समझ में आ रहा है। और कैसे होंगे, ट्राइगोनल टाइप के होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। The 2 lone pair will occupy the equatorial position, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, 180 वाली पोजीशन पे होंगे, इक्वेटोरियल होंगे। To minimize the lone pair
and lone pair repulsion which are greater than bond pair repulsion. ये थियरी यही कहती है कि सबसे ज्यादा अगर रिपल्सन है तो वो लोन पेयर में होगा, है ना, लोन पेयर। उससे अगर कम होगा तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में होगा। और सबसे कम रिपल्सन कहाँ होता है भाई? वो होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। तो ये मिनिमाइज करेंगे, अगर मिनिमाइज नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कभी भी स्टेबल नहीं होगा। तो कोई भी स्ट्रक्चर तभी स्टेबल होता है जब वहां पे प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, मॉलिक्यूल हैं, बॉन्ड्स हैं, वो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे हो जिससे कि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों मिनिमाइज हो जाए, है ना। तब वो बहुत ही अच्छा स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। इन एडिशन द axial fluorine atom will be bent toward equatorial fluorine in order to minimize lone pair repulsion. The shape would be that of slightly bent T structure. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? ये बेंट टी स्ट्रक्चर दिखेगा। को यहाँ फिनिश करते हैं। Uses of interhalogen compounds. These compounds can be used as non-aqueous solvents. ये non-aqueous solvent की तरह यूज हो सकते हैं। Interhalogen compounds are very useful fluorinating agent ClF3, BrF3 are used in the production of UF6 uranium hexafluoride in the enrichment of uranium, है ना। यूरेनियम को निकालने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए यूरेनियम का रिएक्शन दिया हुआ है U प्लस 3ClF3, it gives you UF6 plus 3ClF। अब एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I। तो इसका आंसर तो आपको पता है ना, I और I के बीच का जो बॉन्ड है और I और ICl के बीच का बॉन्ड है। ये आंसर यहीं से आपको मिल गया। अभी हमने ऊपर इस प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि जो I और I का बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू I एंड Cl, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन जो है ये साइज में बड़ा होगा और क्लोरीन जो है साइज में छोटा होगा। तो इनका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू आई एंड आई, क्योंकि इन दोनों की साइज इक्वल है और आसानी से इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन से दैट ICl is more reactive than I2। कंफर्म हो गया हिमांशु? अगर बोर्ड में आता तो आंसर लिख लोगे बेटा।